हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैफ हिमाचल। तो आज हम लोग हमारी डेली 15 एमसीक्यू सीरीज में इंडियन पॉलिटी के 15 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। एंड होपफुली हर बार की तरह जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चंस देखते जाओगे वैसे वैसे आप अपने आंसर्स जो हैं वो मार्क करते रहोगे, या तो कमेंट बॉक्स के अंदर या जो हमारा चैट सेक्शन रहेगा उसके अंदर। तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो है उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। सवाल देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट Which of the following statements in context of Comptroller and Auditor General of India is not correct? सीएजी के संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। मैं स्क्रीन से साइड हो जाता हूं, आप लोग जो है एक बार पूरे की पूरी जो स्टेटमेंट है उसको रीड कर लीजिए। पहली स्टेटमेंट है, इट इज ऑथराइज्ड टू ऑडिट कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। दूसरा है, सीएजी सबमिट्स एनुअल ऑडिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर। तीसरी स्टेटमेंट है, सीएजी कंपाइल एंड मेंटेन अकाउंट्स ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। चौथी स्टेटमेंट है, सीएजी इज रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द सेम ग्राउंड्स एंड द सेम मैनर एज सुप्रीम कोर्ट जज। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, जो सीएजी है, कैग है, उसको भी उसी तरीके से रिमूव किया जाता है। क्लियर। तो जल्दी से जो है वो आपकी जो तीन स्टेटमेंट्स है या चार स्टेटमेंट्स है वैसे आइडेंटिफाई करिए कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट है। क्लियर। तो देखिए, जब हम लोग इन सारे के सारी स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे तो पहला बिल्कुल सही है, चाहे कंसोलिडेटेड फंड हो या कॉन्टिजेंसी फंड हो, फंड ऑफ इंडिया हो, उसकी ऑडिटिंग करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सीएजी की रहती है। दूसरा, जो सीएजी है वो अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भी देता है और उसके साथ साथ जो है वो स्टेट की जो ऑडिटिंग रहती है उसकी रिपोर्ट गवर्नर को दी जाती है। तीसरी जो स्टेटमेंट है वो इसलिए गलत है क्योंकि सीएजी जो है वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स उनको मेंटेन करता है। हालांकि कुछ समय पहले सीएजी जो है वो दोनों के अकाउंट्स मेंटेन किया करता था, लेकिन आज के टाइम की जब हम लोग बात करेंगे तो जो सीएजी है उसके द्वारा सिर्फ जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्हीं के ही अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स उनको मेंटेन नहीं किया जाता है। तो तीसरी स्टेटमेंट जो आप लोगों की क्या रहेगी, गलत रहेगी, और आपका जो सही आंसर है वो हमारा यही है, दैट इज सी। क्लियर। चलिए, जो सेकंड सवाल है उसकी तरफ हम लोग धीरे धीरे मूव करते हैं। क्लियर। जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल ड्यूटीज। क्लियर। पहली स्टेटमेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए जो है वो एप्लीकेबल है। दूसरा है, दीज ड्यूटीज आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। क्लियर। तीसरी स्टेटमेंट है, द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन अमेंडेड ओनली वंस सिंस देयर इनकॉर्पोरेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जब से संविधान में इनको ऐड किया गया है तो सिर्फ एक ही बार इनमें चेंजेस आए हैं। क्लियर। तो तीन स्टेटमेंट जो आप सब लोगों के सामने है, जो जल्दी से देखिए यहाँ पे कि कौन सी स्टेटमेंट जो आप लोगों की क्या है, करेक्ट है। क्लियर। तो देखिए, जब हम लोग पहली स्टेटमेंट को रीड करेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, क्लियर, जो हमारी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए एक्सटेंडेड है, ना कि नॉन सिटीजन्स के लिए। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट, अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनली बात करें तो वहां पे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो फंडामेंटल राइट्स की तरह एनफोर्सिएबल एंड जस्टिशिएबल नहीं है। तो दूसरी स्टेटमेंट जो वो आपकी बिल्कुल सही है, दैट दीज ड्यूटीज आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तीसरी स्टेटमेंट, द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन अमेंडेड ओनली वंस, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है। अभी तक जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो एक ही जो है वो बार चेंज हुआ है। जैसे आपको पता ही होगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं थी। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू पार्ट 4 संविधान में ऐड किया गया और टोटल 10 ड्यूटीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आई। उसके बाद 86th अमेंडमेंट सिर्फ एक बार इसमें चेंज हुआ और वहां पे जो है वो टोटल आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज की जो संख्या है वो 11 होगी। क्लियर। और इस तरीके से जो है वो हम लोग सिर्फ एक बार ही फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर संशोधन देखते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर जो है वो अमेंडमेंट्स देखते हैं। क्लियर। तो आंसर जो इसका रहेगा, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो आंसर जो इसका रहेगा वो क्या रहेगा, डी रहेगा। क्लियर। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लोक अदालत। ठीक है जी, लोक अदालत के संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। पहला है, इट हैज बीन गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1989। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1989 के अंतर्गत इसको जो है वो लीगल स्टेटस दिया गया है। The award by लोक अदालत is not binding and it is applicable। क्लियर। ये जो डिसीजन लिया जाएगा लोक अदालत के द्वारा वो बाइंडिंग नहीं होगा, उसको आप कहीं और चैलेंज कर सकते हो। There is no strict application of procedure law like Civil Procedure Code and Evidences Act while assessing the claim by लोक अदालत। और डी ऑप्शन रहेगा आपका, दैट इज नन ऑफ द अबव। क्लियर।
तो जल्दी से जो है वो आपकी ये 3 स्टेटमेंट जो इनको आप लोग रीड करिए कि कौन सी स्टेटमेंट जो आप लोगों की करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट आप लोगों की सही है। क्लियर? देखिए, पहली स्टेटमेंट आपकी गलत है क्योंकि ये जो एक्ट है ये 1989 में नहीं, ये 1987 में पास हुआ है। दूसरा, ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि जो लोक अदालत के डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, क्लियर, उनको कहीं भी रिव्यू नहीं किया जा सकता। और तीसरी जो है, देयर इज नो स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजर लॉ लाइक सिविल प्रोसीजर कोड एंड एविडेंसेस एक्ट, ये वाली स्टेटमेंट जो वो बिल्कुल सही है। ये एविडेंसेस एक्ट वगैरह जो है, ये सिविल प्रोसीजर्स हैं, ये सिविल प्रोसीजर कोड है, इनको प्रॉपरली या इनको 100% तरीके से जो यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पे मर्जी रहती है लोक अदालत की, उसने इनको किस तरीके से यूज करना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो लोक अदालत है उनका ऑब्जेक्टिव जो जस्टिस लेके आना है, तो वहां पे इन दोनों को थोड़ा सा जो है वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो है उनको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो करेक्टनेस की अगर हम लोग बात करें तो जो तीसरी स्टेटमेंट है वो आप लोगों की बिल्कुल सही है, तो आंसर जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा? सी। क्लियर? चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ स्पीकर इन द लोकसभा। पहला आ गया, द डेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द प्रो टर्म स्पीकर। जैसे आप लोगों को पता ही है कि जब भी नई लोकसभा इलेक्ट होके आती है तो उसके बाद जो है वो हम लोग देखते हैं कि पहला जब सेशन उसका रहता है तो उसके लिए प्रोटम स्पीकर अपॉइंट किया जाता है, फिर उसके बाद स्पीकर के इलेक्शन वही करवाता है। लेकिन यहाँ पे जो सवाल है वो है डेट ऑफ द इलेक्शन इज फिक्स्ड बाय प्रोटम स्पीकर। दूसरा है द स्पीकर बीइंग ए मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी वैकेट हिज ऑफिस एज सून एज द लोकसभा डिसॉल्व। जैसे लोकसभा डिसॉल्व होगी स्पीकर जो है उसको अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। क्लियर? तो दो स्टेटमेंट जो आप सब लोगों के सामने है, तो जल्दी से यहाँ पे अपना आंसर दीजिए कि क्या स्टेटमेंट जो है आप लोगों की सही रहेगी। देखिए, पहली जो स्टेटमेंट है वो इसलिए गलत है क्योंकि जो इलेक्शन की डेट है वो प्रोटम स्पीकर के द्वारा नहीं, वो प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट भी आपकी गलत है क्योंकि स्पीकर जो है जब तक नई लोकसभा इलेक्ट होकर नहीं आ जाएगी तब तक वो अपनी पोजीशन को होल्ड करेगा, यानी कि लोकसभा के डिसॉल्व होते ही स्पीकर की पोस्ट खत्म नहीं होती है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स हमारी इनकरेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछा है, यही कारण है जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा डी, दैट इज नीदर वन नॉर टू। क्लियर? चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हिच अमंग देम आर ट्रू। कौन से स्टेटमेंट जो आप लोगों की सही है? पहला, आर्टिकल 75 प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द अपॉइंटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 75 में पीएम की सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट का जिक्र किया गया है। ए पर्सन मस्ट ऑलवेज प्रूव हिज मेजॉरिटी इन लोकसभा बिफोर हिज अपॉइंटमेंट एज प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। हमेशा किसी को प्रधानमंत्री तभी बनाया जाएगा जब जो है वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर देगा। क्लियर? ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। अगर कोई इंसान लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर नहीं है फिर भी उसको जो है वो क्या बनाया जा सकता है? फिर भी उसको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। क्लियर? तो देखिए यहां पे आपसे करेक्ट पूछा है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 75 आर्टिकल जो है वहां पे मेंशन किया गया है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे। दूसरी स्टेटमेंट जो है, प्रेसिडेंट देखिए जब भी प्रेसिडेंट जब भी किसी को प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा तो पहले वो इंडिविजुअल को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा, उसके बाद जाके वो अपनी मेजोरिटी को लोकसभा में प्रूव करेगा। तो यही कारण है जो दूसरी स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट है, गलत है। तीसरी स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। किसी को भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे देश में मिनिस्टर कोई भी बन सकता है, बस उसको 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो किसी हाउस से जाना रहता है। तो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी फर्स्ट अमंग इक्वल है, यानी कि वो भी मिनिस्टर ही है। तो प्रधानमंत्री भी बिना लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर के हुए किसी भी एक इंडिविजुअल को बनाया जा सकता है, बशर्ते उसको विद इन 6 मंथ्स, अगले 6 महीनों के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा में से जो है वो किसी एक हाउस का मेंबर बनना होता है। क्लियर? तो यही कारण है कि ये वाली स्टेटमेंट आपकी सही है। तो आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा बी, दैट इज 1 एंड 3, क्योंकि दूसरी स्टेटमेंट आप लोगों की गलत है। क्लियर? चलिए सिक्स क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which of the following officials take the oath that has the following lines to preserve, protect and defend the constitution? कौन सी ऐसी हमारी संवैधानिक संस्थान है, कौन सी हमारी ऐसी ऑफिशियल्स हैं जब वो ओथ लेते हैं तो उसमें ये जो टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये वाले शब्द आते हैं। जैसे आप लोगों को पता ही होगा क्लियर कि हमारे यहाँ पे शेड्यूल भी है ओथ के ऊपर, और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है। इनकी ओथ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग आर्टिकल्स लिखे गए हैं। तो जब हम उनकी ओथ को एक बार रीड करते हैं तो उनकी ओथ में ये वाले शब्द जो हैं वो किस किस की ओथ में आते हैं, तो ये आप लोगों से पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट आपके सामने है, 3 आपके सामने ऑफिशियल्स हैं, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर?
तो यहाँ पे जो है वो देखिए, जो हमारा प्रेसिडेंट और गवर्नर है, जब ये लोग ओथ लेंगे तो वहां पे ये वाले शब्द आएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब ओथ लेंगे तो ये वाले वर्ड्स यूज नहीं होते हैं। क्लियर? तो यही कारण है यहाँ पे ये वाला नहीं आएगा, और आंसर जो हमारा 1 और 2, और यानी कि आंसर जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, बी रहेगा। क्लियर? तो एक बार मैं देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 60 में लिखा है, विल डू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रेसिडेंट की ओथ है। आर्टिकल 159 में प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये गवर्नर की ओथ है। शेड्यूल 3 में जिसमें ओथ का जिक्र किया गया है, क्लियर, तो वहां पे जो है वो हम लोग देखते हैं ये आपकी जो है वो पूरे के पूरी जो चीफ जस्टिस या जो हमारे जज रहेंगे उनकी ओथ है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फेथ और एलिजियंस की बात करते हैं, लेकिन वहां पे प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं की जाती है। यही कारण था कि वो जो हमारे तीसरे ऑफिशियल थे उनकी ओथ में प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन शब्द नहीं आते हैं। क्लियर? चलो 7th की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो आप लोगों की करेक्टली मैच नहीं है? ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल जो है आप लोगों का ये नहीं है। जल्दी से जो है अपना आंसर यहाँ पे मार्क कर दीजिए कि क्या आंसर जो है आप लोगों का सही रहेगा। क्लियर? जल्दी से शाबाश। 64th अमेंडमेंट 1990 में, 69 1992 में, 100th 2015 में, 45th 1985 में। और वैसे ना देख के पता लग रहा है थोड़ा सा, अगर आप लोग यहाँ पे है ना थोड़ा सा माइंड अप्लाई करोगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल जो है आपका सवाल नहीं रहेगा। क्लियर? देखिए जो डी है, जो 45th अमेंडमेंट है, वो वैसे भी 1985 में नहीं हो सकती है। क्लियर? डन? तो देखिए जब हम लोग इन सारे के सारे अमेंडमेंट की बात करेंगे तो हमारी जो 45th अमेंडमेंट थी वो 1980 में जो वो पास हुई थी, जहां पे रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया गया था। इसके अलावा 64, 69, 100th अमेंडमेंट, 100th अमेंडमेंट जो हमारा लैंड एग्रीमेंट है बांग्लादेश के साथ, 69th अमेंडमेंट जो है वो वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली वगैरह को प्रोवाइड की गई थी। क्लियर? और उसके साथ साथ 64th अमेंडमेंट जो है वहां पे जो प्रेसिडेंट का रूल है वो 3 साल तक या 3 साल से ज्यादा जो है उसको एक्सटेंड किया गया था। कहाँ पे? स्टेट ऑफ पंजाब में। क्लियर? तो यहाँ पे जो है वो इस तरीके से जो है वो आप लोगों का जो तीनों के तीनों, चारों के चारों अमेंडमेंट्स है वो हम लोगों को देखने को मिलती है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हु ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया? यहाँ पे थोड़ी सी स्टेटमेंट सही हो सकती थी, वो अमंग द फॉलोइंग आता। तो चलिए आप लोग जो 4 स्टेटमेंट्स आप लोग सब लोगों के सामने हैं, ये है आपकी जानकी रामचंद्र, नंदनी सत्यपथी, शशिकाला ककोदर, और उसके साथ साथ जो शैया अनवर तैमूर। कौन कौन से इनमें से जो है वो, ये बेसिकली वुमेन चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है, तो इनमें से कौन कौन जो है वो किसी अलग अलग या एक सेम जो हमारी स्टेट्स है हमारे देश के अंदर, उनकी चीफ मिनिस्टर्स कभी ना कभी हिस्टोरिकली इतिहास में जो है वो रही हैं जब से हम लोग आजाद हुए हैं। क्लियर? तो 4 लोग आप सब लोगों के सामने हैं। जल्दी से जब आप अपना आंसर जो यहाँ पे बताइए। देखिए अगर आप लोग इसके उनके बारे में पता है, थोड़ी देर में मैं और ब्रीफ कर देता हूँ। वैसे ये सारे के सारे जो हैं जिनके नाम आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये हमारे देश के किसी ना किसी राज्य के जो है वो चीफ मिनिस्टर रही हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, आपका डी रहेगा। जैसे अगर हम लोग जो है वो सैयदा अनवरा तैमूर की बात करें तो वो असम की रही हैं, शशिकला काकोदर गोवा की रही है, नंदनी सत्यपथी उड़ीसा की रही हैं, राजेंद्र कौर भट्टल जो है वो पंजाब की रही हैं, जानकी रामचंद्रन जो है वो तमिलनाडु की रही हैं। इसके अलावा आप लोग ममता बनर्जी जी देखते हो, इसके अलावा आप जयललिता जी को देखा है आपने, इसके अलावा जो है वो मायावती भी जो है वो चीफ मिनिस्टर रही है। तो काफी ज्यादा वुमेन ऐसी हैं हिस्टोरिकली। क्लियर? सुचित्रा कृपलानी है, वो भी चीफ मिनिस्टर रही हैं। तो बहुत सारी वुमेन ऐसी हैं जो हम लोगों को हमारे अलग अलग राज्यों के अंदर जो है वो आनंदीबान बहन पटेल हैं जो कि गुजरात की चीफ मिनिस्टर रही हैं। क्लियर? तो इस तरीके से जो वो मल्टीपल वुमेन जो है वो हमारे देश के अंदर चीफ मिनिस्टर रही हैं। तो उन्हीं के ऊपर ये सारे का सारा सवाल जो है वो बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं कि कौन सी किसने ये स्टेटमेंट दी। इस तरह के सवाल जो हम लोगों को वैसे भी पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं। हु सेड दैट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज अ वन पार्टी बॉडी इन द असेंबली, दैट वाज कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज इंडिया? क्लियर? तो किसके द्वारा जो ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट दी गई है? 4 लोगों के नाम है, मॉरिस जोन्स है, पॉल ब्रास है, ग्रेनविले ऑस्टिन है, रिचर्ड सिसन है। क्लियर? तो जल्दी से जो बताइए शाबाश, ये स्टेटमेंट जो किसके द्वारा दी गई थी? क्लियर? क्योंकि उस स्पेसिफिक टाइप पे शायद इस स्टेटमेंट को देने का लॉजिक भी था। तो ये जो स्टेटमेंट दी गई है या किसके द्वारा दी गई है? आपकी ग्रेनविले ऑस्टिन के द्वारा दी गई है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकमेंडेशंस ऑफ द एलएम सिंघवी कमेटी? क्लियर? एलएम सिंघवी कमेटी के द्वारा जो है वो क्या स्टेटमेंट्स दी गई थी? पहला है, न्याय पंचायत शुड बी क्रिएटेड फॉर ए क्लस्टर ऑफ विलेज। गांव के लिए जो है वो क्लस्टर ऑफ विलेज के लिए जो है वो न्याय पंचायत की फॉर्मेशन की जाए फॉर जस्टिस।
कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है जी। और तीसरा है एवरी स्टेट शुड एस्टेब्लिश ए पंचायती राज जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स, हर एक जो स्टेट है उसको जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स बनाने चाहिए ताकि वो जो इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट्स उनको सॉल्व कर सके। तो इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट जो आपकी एल एम सिंघवी कमेटी की रिकमेंडेशन के अंदर आती है? जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि बलवंत राय मेहता कमेटी है, क्लियर, अशोक मेहता कमेटी है, एल एम सिंघवी कमेटी है, थुंगटन कमेटी है। तो इस तरह की कमेटीज के ऊपर जो है वो हम लोगों को जेवी के राव कमेटी है, ये सारी की सारी वो कमेटीज हैं जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के एस्टेब्लिशमेंट के लिए हमारे देश के अंदर बनाई गई हैं। और काफी बार हम लोगों ने इन कमेटीज के ऊपर जो वो क्वेश्चंस देखे हैं, क्लियर। तो जल्दी से बताइए, शाबाश। तो ध्यान रखिए, तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो आप लोगों की यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो एल एम सिंघवी कमेटी के द्वारा ही रिकमेंडेशंस दी गई हैं। तो आंसर जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा? डी रहेगा, क्लियर। चलिए 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन एज ए डिस्ट्रिक्ट जज? यानी कि अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज के रूप में किसी की अपॉइंटमेंट होनी होगी तो क्या क्या जो है उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? पहला, ही शुड नॉट ऑलरेडी बी इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, क्लियर। ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट और प्लीडर फॉर 5 years, ही शुड बी रिकमेंडेड बाय हाई कोर्ट फॉर द अपॉइंटमेंट, क्लियर। तो तीन स्टेटमेंट जब आप सब लोगों के सामने है, तो देखिए बिल्कुल पहली स्टेटमेंट सही है, वो किसी भी सर्विस में नहीं होना चाहिए, ना सेंट्रल सर्विसेज में होना चाहिए ना स्टेट में होना चाहिए। यहाँ पे जो वो 5 years नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 7 years है, तो ये स्टेटमेंट से गलत होगी। और इसकी जो अपॉइंटमेंट होगी, क्लियर, ये अपॉइंटमेंट जो है वो बेसिकली जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसके द्वारा उसकी अपॉइंटमेंट होती है, लेकिन रिकमेंडेशन जो की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? वो हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है। यही कारण है पहली और तीसरी स्टेटमेंट उसकी सही है, दूसरी स्टेटमेंट इसकी गलत है, और आंसर जो है इसका क्या रहेगा? सी रहेगा, क्लियर। तभी इसको सबऑर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है क्योंकि ये हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेशन के अंदर जो वो काम करता है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। विद रेफरेंस टू स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द कमीशन बट हैज लेफ्ट द मैटर टू द डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर। कॉन्स्टिट्यूशन ने कमीशन की स्ट्रेंथ नहीं बताई है, लेकिन उसने कहा है कि कितना नंबर होगा, इट दैट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नर। दूसरा, द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ एसपीसी आर अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय द गवर्नर। जो चेयरमैन है एसपीएससी के, वो अपॉइंटमेंट और रिमूवल दोनों को दोनों जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो गवर्नर के द्वारा किया जाता है, क्लियर। तो देखिए पहली बात बिल्कुल सही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने स्पेसिफाई कहीं नहीं किया है कितना नंबर होगा, दैट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नर। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, जो अपॉइंटमेंट है दैट इज डन बाय द गवर्नर बट रिमूवल इज डन बाय द प्रेसिडेंट, क्लियर। तो राष्ट्रपति रिमूवल करता है, तो दूसरी स्टेटमेंट जब आप लोगों की गलत हो जाएगी। तो आंसर जब आपका क्या रहेगा? सिर्फ पहला, दैट इज ए या 1 ओनली। समझ आएगा नहीं? अपॉइंटमेंट जो एसपीएससी वाले लोग रहते हैं गवर्नर के द्वारा की जाती है, लेकिन रिमूवल जो है वो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, एचएस का पुराना सवाल है ये। अंडर विच प्रोविजन कैन द स्पीकर अलाउ एनी मेंबर ऑफ द हाउस टू स्पीक इन हिज और हर मदर लैंग्वेज? स्पीकर किस प्रोविजन के अनुसार किसी को भी लॉ कर सकता है कि वो अपनी मदर टंग में जो है वो बोल सकता है हाउस के अंदर, क्लियर। 110, 122, 120, 126, क्लियर। देखो ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसके चांसेस भी कम है। तो आंसर जो आपका क्या रहेगा? आर्टिकल 121 क्लॉज 1, ठीक है। तो 120, सॉरी 21 नहीं 120, क्लियर, क्लॉज 1, 120 आर्टिकल में जो है वो लैंग्वेजेस का जिक्र किया गया है। चलिए 14 की तरफ चलते हैं। विद रेफरेंस टू हाई कोर्ट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, दिल्ली एंड पुडुचेरी आर द ओनली यूनियन टेरिटरी विद देयर ओन हाई कोर्ट। बोथ तमिलनाडु एंड अंडमान निकोबार आइलैंड कम्स अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है जी। तो जैसे आपको पता ही है कि जो यूटीज रहती हैं, क्लियर, उनका बहुत कम यूटीज हमारी है, वैसे 2 ही यूटीज हमारी ऐसी हैं जिनका अपना हाई कोर्ट है, एक दिल्ली की है और एक जो है वो जम्मू कश्मीर की है, क्लियर। और उसके साथ साथ मैक्सिमम यूटीज ऐसी हैं जिनका किसी ना किसी जो रिस्पेक्टिव स्टेट है उसके हाई कोर्ट के साथ उनको अटैच किया गया है, क्लियर। तो देखिए जो पहली स्टेटमेंट है वो गलत है क्योंकि पुडुचेरी जो है वो उसका अपना हाई कोर्ट नहीं है। दूसरा, जो तमिलनाडु और अंडमान निकोबार है, तो अंडमान निकोबार का जो हाई कोर्ट है वो बंगाल जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उनका जो है वो मद्रास हाई कोर्ट नहीं है। तो यही कारण है ये वाली स्टेटमेंट जो है वो आपकी क्या है? गलत है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत, आंसर इज डी, ठीक है जी। लास्ट आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट? पहला, पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट बट कैन नॉट रिड्यूस इट, ठीक है। पार्लियामेंट किसी स्टेट का एरिया बढ़ा तो सकती है लेकिन कम नहीं कर सकती। दूसरा, ए बिल फॉर द पर्पस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा, क्लियर। कि जो बिल है फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट सिर्फ लोकसभा में आएगा। तो देखिए
पहली स्टेटमेंट गलत है। आर्टिकल 3 को जब हम लोग पढ़ते हैं तो पार्लियामेंट हैज द राइट ईदर टू इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट बिकॉज जो बिल है फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इट कैन बी प्रेजेंटेड इन ईदर लोकसभा और राज्यसभा। तो यही कारण है दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो हमारी गलत है और हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो आंसर जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा? सी, दैट इज बोथ 1 एंड 2। क्लियर? तो देखिए ये थे हमारे इंपॉर्टेंट इस हफ्ते के क्वेश्चंस। तो जल्दी से चैट बॉक्स या कमेंट सेक्शन के अंदर जो वो बता दीजिए कि कितने सवाल जो हम आप लोगों के सही हैं। और इसी के साथ आज का जो सेशन है इसको हम लोग करते हैं खत्म। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।